मोहन सरकार के कार्यकाल में मंत्री संपत्तियां उइके जो अपने आप को निर्दोष कह रही हैं, कहती हैं मैं निर्दोष हूं, लेकिन क्या वाकई ये निर्दोष हैं या अब इनके घोटालों को छुपाने का काम इनकी ही सरकार कर रही है? एक बड़ा आरोप जल जीवन मिशन के तहत इन मंत्री जी पर लगा, इन महिला मंत्री पर लगा। आरोप लगने के बाद गिड़गिड़ाती हैं कि मैं एक आदिवासी समुदाय से आने वाली एक महिला मंत्री हूं, इसलिए मुझे घेरा जा रहा है, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं घोटाले के, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भूल जाती हैं कि जल जीवन मिशन के तहत जो 30,000 करोड़ रुपए ने दिए गए, इस मिशन के तहत 1,000 करोड़ रुपए का गबन किया जाता है, घोटाला होता है, खा जाती हैं ये मंत्री जी पैसे और इसके बाद अपने आप को निर्दोष कहती हैं। और इनकी ही सरकार में मौजूद पूर्व विधायक इनकी पोल खोलते हैं और इनके खिलाफ जांच देने के आदेश भी जारी करते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव इस पर कोई चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, बल्कि मौन धारण कर लेते हैं और जीतू पटवारी लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जीतू पटवारी का कहना है कि या तो संपत्तियां को इस्तीफा दे देना चाहिए या पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी कि मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। ये मामला सौरभ शर्मा के में भी देखा गया था, जब एक अज्ञात गाड़ी में 52 किलो सोना, नकदी, चांदी सब कुछ बरामद हुआ और परिवहन विभाग के एक अधिकारी सौरभ शर्मा पर यह आरोप लगे, पूर्व अधिकारी पर आरोप लगे और ये कहा गया कि उनकी ही सरकार में गोविंद सिंह राजपूत ने ये बड़े घोटाले करवाए जब उनके पास परिवहन मंत्रालय था। अब इन पर क्या आरोप लग रहा है, इसको विस्तार से जानने की यहाँ पर जरूरत हो जाती है। देखिए क्या आरोप लगते हैं। आरोप लगते हैं कि मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के नाम पर 1,000 करोड़ रुपए की कमीशन वसूली मामले में अब PHI मंत्री संपत्तियां उइके का बयान जो आया है, इन पर आरोप लगे थे घोटाले के। उन्होंने कहा कि वे बिल्कुल सही है, सांच को आंच नहीं, जिस तरह से जांच करें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सच्चाई मुख्यमंत्री बताएंगे। आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट में इस बात को लेकर चर्चा भी हुई। अब मंत्री के समर्थन में सीएम राजेंद्र कुमार शुक्ल नजर आते हैं। ये खुलकर कहते हैं कि मंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मंत्री की जांच के आदेश को लेकर उनकी ही सरकार में पूर्व विधायक सामने आते हैं, अपने आप को निर्दोष बताती हैं। यहाँ पर PHI विभाग की मंत्री संपत्तियां उइके के खिलाफ ये जांच उन्हीं के प्रमुख अभियंता ने बिठाई है। ये जांच प्रधानमंत्री को की गई शिकायत के बाद केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई रिपोर्ट के बाद बैठाई गई है। प्रमुख अभियंता कार्यालय ने सभी मुख्य अभियंता PHI और परियोजनाओं निर्देशक मध्य प्रदेश जल निगम को इस मामले में पत्र लिखकर 7 दिनों में जांच रिपोर्ट देने को कहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहीं तक सीमित नहीं है, इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के जरिए भी एक बड़ा पोस्ट किया जाता है। आम आदमी पार्टी के जरिए पोस्ट में लिखा जाता है कि मध्य प्रदेश की जनता गंदा पानी पीने को मजबूर है और बीजेपी सरकार जल जीवन मिशन में कर रही करोड़ों रुपए का घोटाला। देखिए यहाँ पर तस्वीर लगाई जाती है, इसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव। MP में बीजेपी सरकार की 2 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं कि एक तरफ गंदा पानी पीने के लिए मजबूर महिलाएं नजर आती हैं, जो दिखा नहीं सकते हैं हम आपको, और इसके साथ साथ इस तस्वीर में 100 करोड़ के पानी घोटाले का जिक्र किया जाता है। आम आदमी पार्टी ही नहीं, आपको बता दें कि इन आरोपों के तहत जो ये कहती हैं कि ये आदिवासी महिला हैं, इसलिए उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं एक और बड़ा घोटाला होता है जहां OBC आरक्षण पर रोक लगाने का काम मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव के जरिए किया जाता है। इस पर जीतू पटवारी क्या कुछ खुलासा करते हुए दिखाई देते हैं, सुनिए जरा। चूंकि स्पष्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने OBC आरक्षण का लाभ OBC समाज को नहीं मिले, इसको रोकने के लिए लगभग 70 बार जिरह हुई हाई कोर्ट में,
करीब 20 से 25 बार हुई सुप्रीम कोर्ट में, इसके अलावा भी कई सुनवाई हुई होगी। तो सरकारी वकीलों की तो फौज लगाई, प्राइवेट वकील भी की, जिसको 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा ओबीसी का आरक्षण रोकने की फीस दी गई। 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा, इस 100 से के लगभग जो तारीखें लगी ओबीसी के परिवार के साथियों, ये पूरी डिटेलिंग। और कल की पूरी घटना में भारतीय जनता पार्टी के वकीलों ने ओबीसी के आरक्षण को स्पष्ट रोकने की जो परिस्थिति बनाई, उसका पूरा विवरण हमारे वरुण जी देंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के आरक्षण के लिए ओबीसी के बैनर तले इस बात को लड़ रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं वो अपनी बात करें। जी, सभी लोगों को नमस्कार। यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो हम कैसे चलेंगे, रूल ऑफ लॉ के साथ चलेंगे, सबने डिसाइड किया और संविधान को अंगीकार किया। उस संविधान में 3 चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए हुए कानून पे सिर्फ लिमिटेड जुडिक्शन रहता है जुडिशरी का, कि जब तक उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर देता तब तक वो फोर्स में रहता है। ये दायित्व है लेजिस्लेशन के बनाए हुए कानून का इन्फोर्स कराने का काम है एग्जीक्यूटिव का, जो इस घटना में बिल्कुल कंप्लीटली फेलियर है। डे बाय डे कंटेम्प्ट कर रही है विधानसभा का, क्योंकि ना तो हाई कोर्ट ने रोक लगाई है ना सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ये अवमानना कर रही है हर उस चुने हुए प्रतिनिधि का जो जनता के द्वारा वहां पे भेजा गया विधानसभा में, और पूर्ण बहुमत से जिस कानून को पारित किया गया उसको लागू न करना एक अपने आप में एक गंभीर विषय है, ये संवैधानिक संकट है। रही बात कानून कोर्ट की, ऑर्डिनेंस आया 8 मार्च 2019 को, चैलेंज किया जो मेडिकल की छात्रा थी जो पीजी के लिए एस्पिरेंट थी। उस टाइम पे ओबीसी का रिजर्वेशन पीजी कोर्सेस में था ही नहीं, उसमें भी सिर्फ लिमिटेड ऑर्डर पास किया और उन्हीं से रिलेटेड याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हमारी जो याचिका थी जो जिसकी कल सुनवाई हुई, हमारा इसमें ये कहना था जब एडवर्टीजमेंट में कोई रोक नहीं है, कानून पे जब कोई रोक नहीं है, तो आप होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं। इसको लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सरकार को कॉपी सर्व करिए कि उसके बाद सुनवाई करेंगे। उसके बाद सरकार की तरफ से व्यू रखा गया कि नहीं, इसको सुनवाई उन याचिकाओं के साथ रखी है जो ऑर्डिनेंस के खिलाफ हुई हैं, और ऑर्डिनेंस की जो याचिकाएं हैं वो अपने आप में इन्फ्रक्चुअस हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि ऑर्डिनेंस की एज ही होती है 6 महीने की, और जो पिटिशनर की जो प्रेयर है ऑलरेडी वर्कआउट कर चुकी, पिटिशनर ऑलरेडी उसमें अपना पीजी कोर्स करके अपने हॉस्पिटल रन कर रही है। तो जो इन्फ्रक्चुअस पिटिशन के साथ में उसको लगाने के लिए कोशिश की सरकार ने, और वो लगाया गया। और साथ ही हमने कहा कि चलो आप अभी अनहोल्ड नहीं कर रहे तो एक डेट फिक्स कर लीजिए कि कोई भी डेट पे पूरी सुनवाई हो जाए। तो उस पर भी जो सरकार के वकील थे उनकी तरफ से मना किया गया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े वर्ग का जो नुकसान हो रहा है कानून इन्फोर्स होने के बावजूद भी, ये एक चिंताजनक विषय है। इसको लेके आज आप लोगों के सामने ये बात रखी है, क्योंकि जिस तरीके से सर ने अभी बताया कि किस तरीके से विद्वान अधिवक्ता अपेयर हुए, वो बहस न करने के बाद लेके वो हमेशा डेट के लिए हमेशा जो भी अभी तक जितनी जगह हुई उसमें सरकार के द्वारा तारीख मांगी गई। हाई कोर्ट में जब मामला सुनवाई पे आता है तो ये बोल देते कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में आता है तो कहते हाई कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे ये लोग। तो ये जिस तरीके से इस गेम खेला जा रहा है ये दुर्भाग्यजनक है। बस मैं इतना ही कहूँगा। बाकी साथियों, जैसा कि कांग्रेस पार्टी एक प्रमुख विपक्ष का दल है, सिर्फ बयान देना या मीडिया में अपनी बात करने से ही हमारी जिम्मेवारी समाप्त नहीं हो जाती। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के जिम्मेवारी के साथ आप सबको, ओबीसी समाज को और मध्य प्रदेश वासियों को ये प्रार्थना करता हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी का जो पाखंड है, झूठ है, जो उसकी भ्रम फैलाकर आंखों में मिर्ची झोंककर राज करने की नीति है, वो स्पष्ट होती है। कांग्रेस पार्टी ने, जैसा भी वरुण जी ने कहा, कि ये संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। एक तरफ सरकार बयान देती है, मुख्यमंत्री बयान देते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि ओबीसी का आरक्षण लागू होना चाहिए, और दूसरी तरफ 50 करोड़ रुपए इस बात के लिए सरकार फीस देती है कि ओबीसी का आरक्षण रुके। हाई कोर्ट में जब
पेयरिंग होती है, जब तारीख होती है तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जब तारीख होती है तो हाई कोर्ट का हवाला दिया जाता है। जैसा कि वरुण जी ने भी बताया कि ऑर्डिनेंस जो होता है उसकी उम्र ही, जिसके खिलाफ याचिकाएं लगी थी या एक याचिका लगी थी, उसकी उम्र 6 महीने है, और कानून आता है तो ऑर्डिनेंस अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है। तो उसका आधार लेकर सरकार वकीलों के माध्यम से अपनी ताकत का दुरुपयोग करके ओबीसी का आरक्षण कैसे लागू नहीं हो, इसके लिए पूरी ताकत से लगी हुई है। मैं कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि 27% का आरक्षण तत्काल लागू होना चाहिए बिना देर किए। अगर नहीं होता है, जितना लेट होता है, तो उसके लिए कोई दोषी है, पापी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव की सरकार है। दूसरा, जो लगभग 25,000 के आसपास ओबीसी के 27% और 13-14% के बीच के होल्ड किए हुए पद हैं, सरकार उनके लिए रास्ते खोले, उनको नियुक्तियां दे, और नियुक्तियों के साथ उसी दिन से उनकी तनख्वाह दें जिस दिन से उन्होंने एग्जाम पास करके उनकी नियुक्तियां रोकी गई। तनख्वाह उसी दिन से उनको मिलनी चाहिए। उनकी गलती नहीं है, सरकार की गलती है, प्रशासन व्यवस्था की गलती है। उन बच्चों की शादियां टूट रही है, उन बच्चों को यातनाएं मिल रही है, उन बच्चों के परिवार में न वो इस नौकरी को ज्वाइन कर पा रहे हैं, न दूसरी नौकरी पा रहे हैं। 6-6 साल से खून के आंसू रो रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि उन बच्चों की नौकरियां बहाल की जाए और उनको उसी दिन से तनख्वाह दी जाए जिस दिन से सरकार ने उनकी नियुक्ति की थी और पद उनका होल्ड किया था। तीसरी बात, जैसा मैंने आग्रह किया, ओबीसी समाज से मैं सभी परिवार के युवा साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ, ये ओबीसी के आरक्षण का सवाल नहीं है। ये भारतवर्ष में 13% लोगों के पास देश की 80% संपत्ति चली गई। ये सामाजिक क्रांति के बुहाने पे खड़ा है देश। जीतू पटवारी ने सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ बैठकर सब कुछ बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पर गलत यहाँ पर बयानबाजी की गई और ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने का काम किया जा रहा है। जीतू पटवारी ने अब इस्तीफे की मांग की है। देखना होगा कि जांच के तहत क्या मंत्री जी आरोपी पाई जाती हैं, क्या सलाखों के पीछे पहुंच पाती हैं, या फिर इस मामले को यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।